देन फर्स्ट पार्टिसिपेंट कमर्शियल बैंक, ये जो मेजर एक शेयर बॉन्ड्स का परचेज और सेल करते हैं। देन कम्स म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स और फिर हेज फंड्स दोनों ही होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स आर रिस्क एवर्स, दे आर लेस रिस्की। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ये उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां जरा सेफ्टी का मार्जिन ज्यादा हो। ये रिस्क एवर्स होते हैं, ये ज्यादा रिस्क नहीं लेते क्योंकि लोगों के पैसे लगे होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। हेज फंड्स आर डिफरेंट, ये रिस्क टेकर्स होते हैं। हेज फंड्स बेसिकली रिस्क ले रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में भी इन्वेस्ट करेंगे, ये जंक बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहां से रेट ऑफ रिटर्न हायर आता है। ये बेसिकली कुछ बड़े इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं और एक हेज फंड बनाते हैं कि एक बड़ा एक हेज फंड बन जाए। अगेन इसके अंदर ये शॉर्ट सेलिंग भी कर देते हैं कि जैसे कि इनको पता चला कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये बॉन्ड जो है ये बहुत जल्दी जंक बॉन्ड होने वाला है, तो ये उसको शॉर्ट सेल कर देंगे आज ही हायर प्राइस के ऊपर, और कल को उसको परचेज कर लेंगे जब ये जंक बन के सस्ता हो जाएगा तो उसको ऑफसेट कर देंगे। आई डोंट नो मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग पहले बताई है कि नहीं, कि शॉर्ट सेल क्या होती है। शॉर्ट सेल बेसिकली ये होती है कि आपको अंदाजा हो गया है कि फ्यूचर में, ये आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इस शेयर की वैल्यू कम होने वाली है, ये कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, इसके शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अब प्रॉब्लम ये, जब तक वैल्यू गिरेगी तब आप खरीदें, फिर उसके बाद वो वापस इंक्रीज करे और बेचें तो प्रॉफिट आएगा। या तो अभी आपके पास शेयर होता तो आप बेच के प्रॉफिट कमाते ना, और वैल्यू तो अभी बाद में गिरनी है, तो आप क्या करते हैं, आप उसे शॉर्ट कर देते हैं। आप बेसिकली अपने ब्रोकर से कहते हैं कि मुझे ये वाले शेयर प्रोवाइड कर दो इतने शॉर्ट सेल के लिए, मैं तुम्हें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन बताया कि इतने महीने में ये शेयर वापस लेकर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो देखता है किसी और उसके जो क्लाइंट है उसके अकाउंट के अंदर ये शेयर्स पड़े हैं, उसके अकाउंट में से शेयर्स निकालता है, आपको देता है, आप उसको सेल कर देते हैं शॉर्ट सेल। वो एक कमीशन चार्ज करता है इसके लिए अपना भी। ठीक है, बाद में 3 महीने 4 महीने जब हो गए, आप उसको वही शेयर परचेज करके दे देते हैं और वो उसी के अकाउंट में वापस डाल देते हैं जिसके अकाउंट में होता है। ठीक है, अब इस शॉर्ट सेल के अंदर होता क्या है, आपने महंगा बेच दिया, बाद में आपको पता है सस्ता, अगर सस्ता हो गया है तो आपको बड़ा फायदा, पहले आपने 100 रुपए का शेयर बेच दिया, बाद में वो 30 रुपए पे आ गया, आपने 30 का खरीद के उसको दे दिया, 70 रुपए का प्रॉफिट आपकी जेब में। ये शॉर्ट सेल होती है, इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं है। तो ये हेज फंड इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज परचेज करती हैं, इसके अलावा बॉन्ड डीलर जो होते हैं, क्योंकि जो आप बॉन्ड बेचने जाते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि कस्टमर सारे उसी टाइम पे बैठे हैं और सारे बॉन्ड बिकते हैं। वो होगा ये कि बॉन्ड डीलर आपसे परचेज कर लेगा, उसके पास पड़ा रहेगा, जितने अरसे वो नहीं बिकता बॉन्ड डीलर को इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, उसके बाद बॉन्ड डीलर आगे बेच देगा, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो बॉन्ड डीलर उसमें बाइंग और सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, थॉरली इन्वॉल्व होते हैं। और फिर हम आम बंदा, इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं हाउस होल्ड्स, वो भी बाय करते हैं बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए। ओके, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं उसके अंदर आखिर कोई रिटर्न आपको मिलेगा तो ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। सीधी सी बात है ना, मैं कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे वहां से कुछ नहीं मिल रहा, मैं वहां पैसे क्यों इन्वेस्ट करूँ? नो रीजन फॉर मी ना। इसलिए हम जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से हमें रिटर्न क्या मिलेगा। ठीक है, और अगेन जब रिटर्न की बात आएगी तो रिस्क भी होगा। जब कोई आपको रिटर्न दे रहा है तो या रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट बॉन्ड जिसमें कहते हैं ना कि यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड है, वो भी वैसे रिस्क फ्री तो नहीं कम कहेंगे 100, लेकिन क्योंकि कहा जाता है ट्रिपल ए रेटिंग है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, चलिए रिस्क फ्री है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ होंगे, लेकिन आमतौर पर रिस्क इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मार्केट रिस्क तो हर जगह ही रहेगा, उसको तो आप डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते। तो जब रिटर्न इन्वॉल्व होगा तो रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है। ठीक है, अब जो ये रिटर्न होता है, जो बॉन्ड के ऊपर हमें पैसे वापस मिलते हैं, हम इसे कहते हैं यील्ड। जो बॉन्ड के ऊपर हमें पैसे ऊपर मिलते हैं वो हमारी यील्ड होती है, कि हमने उसके से क्या यील्ड किया, क्या कमाया। ठीक है, और अगर हम एक बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करें, एक दिन बॉन्ड खरीदा कुछ अरसे बाद बेच दिया, दूसरा ये है कि बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करें, कुछ अरसे बाद बेच दिया, तो जो उससे कमाया वो हमारी यील्ड होगी। लेकिन अगर हमने उसको उसकी मैच्योरिटी तक अपने पास रखना है अपने पास, तब हम उसकी जो कैलकुलेशन करते हैं उसे कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब उसकी मैच्योरिटी तक वो हमें क्या रिटर्न देगा, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। ओके, तो ये जो एनी बॉन्ड दैट वी कीप टिल इट्स मैच्योरिटी और उसके सारे रिटर्न्स देते हैं, दैट इज इट्स यील्ड टू मैच्योरिटी। अब गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं ये रिस्क फ्री यील्ड देते हैं,
ये हम सब पता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस। गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर आमतौर पे अमेरिकन गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बुक के कॉन्टेक्स्ट में तो अमेरिकन गवर्नमेंट डिस्कस हो रही है, और उसको हमने बताया आपको कि रिस्क फ्री होता है। 15-20 साल का, जो भी 10 साल का गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट का बॉन्ड है, वो रिस्क फ्री रेट के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है ऑलमोस्ट। और यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स तकरीबन हर गवर्नमेंट का यही ट्रेड किया जाता है या ट्रीट किया जाता है कि ये रिस्क फ्री रेट पे है। ठीक है, अब ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन, रिस्क फ्री रेट मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है। हम 3 चीजें डिमांड कर रहे होते हैं, एक रिस्क प्रीमियम, वो निकाल दें तो हम रिस्क फ्री रेट डिमांड करें, जिसके अंदर हमारी 1 साल स्पेंडिंग डिले करने की कॉस्ट, और उसके अलावा हमारा जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है उस दौरान जो इन्फ्लेशन होगी, वो हम 2 चीजें डिमांड करें। तो रिस्क फ्री रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड पे आपको रिस्क फ्री रेट मिल रहा होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी जो यील्ड होती है उसे हम कहते हैं रिस्क फ्री यील्ड। इसके ऊपर जो यील्ड है ये रिस्क फ्री है। फिर इसके बाद आ जाते हैं सबसे सेफ जो होते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉन्ड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स के ऊपर जो यील्ड मिलती है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड यील्ड। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड। समझ आया? गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो रेट मिलता है हमें, वो होता है रिस्क फ्री यील्ड। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं, ये बिल्कुल रिस्क फ्री से ऊपर थोड़ी सी अमाउंट आपको मिलती है, रिस्क फ्री प्लस समथिंग, 1%, 5.5%, 1.5%, रिस्क फ्री प्लस थोड़ा सा, ये आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड की यील्ड होती है। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड यील्ड। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की यील्ड और रिस्क फ्री यील्ड जो बहुत थोड़ी सी होती है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड। जो डिफरेंस है उस दोनों के दरमियान, दैट इज द स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड। जबकि एक जंक बॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक है, स्प्रेड बेसिकली, अगर मैं स्प्रेड का वर्ड पहले एक्सप्लेन करूं, स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस, किसी चीज के दरमियान कितना डिफरेंस, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो क्रेडिट स्प्रेड है उनका। देन कम्स इन जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड्स के ऊपर जो हमें यील्ड मिलती है उसे हम कहेंगे जंक यील्ड। और जो जंक यील्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड यील्ड का डिफरेंस है, इसे हम कहते हैं जंक स्प्रेड। कि जो जंक के अंदर हमें मिल रहा है और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड मिल रहा है, उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो जंक स्प्रेड आ जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट। इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट क्या है? It's more like a group of financial institutions that are actually working together for you can say any common goal. Usually ये क्या होता है कि बॉन्ड इशू करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड इशू करने के लिए यूजुअली एक इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल सिंडिकेट, इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट बनाया जाता है। बेसिकली बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, वो मिलकर, क्योंकि उन सब की इंस्टीट्यूशंस की ब्रांचेस लेट्स सपोज जापान में भी हैं, एशिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं। तो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि आप बड़ी को फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं हम एक ही क्यों करें, मिलकर करते हैं, सिंडिकेट बना लेते हैं अपना। और जैसे कि मेजर कंपनीज के जब इशू करने होते हैं शेयर, या वो बेसिकली, सॉरी शेयर कह रहा हूँ, बॉन्ड इशू करने होते हैं, और वो बोरो करना चाह रही होती हैं कहीं से, और इंटरनेशनल बोरो करना चाह रही थी, लोकल बोरो नहीं करना चाह रही सिर्फ, वो चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बोरो करना चाहते हैं, बड़ी अमाउंट बोरो करना चाह रहे हैं। बड़ी कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट करना चाहती है, मैकडोनल्ड्स करना चाहता है, डिज्नी, या कोई बड़ी कंपनी करना चाह रही है। इन दैट केस सिंडिकेट बनेगा। सिंडिकेट जो है वो उसके बॉन्ड्स को सेल करने की कोशिश करेगा इन मल्टीपल कंट्रीज एट द सेम टाइम। जापान में भी बेचेगा उसके बॉन्ड, चाइना के अंदर भी, एशिया में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर। तो वो एक इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट के थ्रू हो रहा होता है। जंक, जंक यील्ड वो है जो जंक बॉन्ड्स के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, वो जंक यील्ड होती है। अगेन, गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो मिलता है रिस्क फ्री यील्ड, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे मिलता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड यील्ड, जो जंक बॉन्ड पे मिलता है जंक यील्ड। तो इन रिस्क फ्री के अंदर और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे हम क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड और जंक के दरमियान स्प्रेड होता है उसको हम जंक स्प्रेड कहते हैं। कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड और जंक के दरमियान जो है उसको जंक स्प्रेड, डिस्टेंस जो है जंक का कितना है। ओके, हम आखिर ये इंटरनेशनल सिंडिकेट क्यों बना के इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बॉन्ड्स क्यों फ्लोट करते हैं? इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। पर्पस ये है डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफिकेशन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज में डिफरेंट जगहों पर चीजें रखते हैं, हम जिसे हम कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, एक ही जैसी चीजें ना ले लें और उनको एक ही जगह पे इकट्ठा ना रखते, सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। डिफरेंट तरह की चीजें ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्कैटर करके रखें। बाय, एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी हो सकता है नीचे जा रही है उस टाइम पे।
तो वो आपको कवर अप कर देते हैं। वो आपकी जो रिस्क है कि बहुत ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, उसको कवर करके एक मीडियम रेंज में लेते हैं। रिस्क बेसिकली दिस फ्लक्चुएशन, ये जो चार्ट्स में आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो एक्चुअली, कि आज नीचे चला गया, ऊपर चला गया, फिर सडनली थोड़ा 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 फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, ये रिस्क है। रिस्क इज द पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू, किसी भी चीज का पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज, दे आर बोथ गोइंग टू बी रिस्क। ठीक है, और ये जो फ्लक्चुएशन जितनी कम होगी, यहाँ आपका रिस्क उतना ही कम है। मतलब आपकी फ्लक्चुएशन होते होते इतनी इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है ना, रिस्क थोड़ा है, इतनी रेंज के अंदर स्प्रेड है। जब आपकी फ्लक्चुएशन यहाँ और यहाँ हो रही है, अब आपका रिस्क अच्छा खासा है, बहुत कम जा सकते हैं, बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज या डिफरेंट कंट्री से लेते हैं। अब एक कंट्री में कोई टर्मोइल आ भी जाए, वहाँ बॉन्ड्स की प्राइसेस को फर्क पड़ जाए, वहाँ कोई इशू हो जाए, तो एटलीस्ट बाकी कंट्रीज में वो स्टेबल रह रहा होगा, तो आपको एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूरो बॉन्ड, जो आपने अक्सर सुना होगा यूरो बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब ये यूरो बॉन्ड क्या है? यूरो बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि लेट्स सपोज यूएसए ने इशू किया है, यूरोपियन यूनियन में या यूनाइटेड किंगडम के अंदर, किसी भी इस तरह की कंट्री के अंदर, और वहां से उन्होंने जो बॉन्ड इशू किया है वो यूएस डॉलर में किया है, यूरो में नहीं किया इशू। अब यूरो बॉन्ड समझते हैं ना कि यूरो में इशू हुआ है, नो, वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है, लेकिन इशू यूरोपियन यूनियन के अंदर हुआ है, या यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, या किसी कंट्री में ऐसे में हुआ है जहां पर से आप, उनकी करेंसी यूरो नहीं है, सॉरी उनकी करेंसी डॉलर नहीं है, और वहां पर आपने डॉलर में बॉन्ड इशू किया, उसे हम कहते हैं यूरो बॉन्ड। So euro means that bonds can be issued in, like you can say, Japan, but still issued in the US dollars, not in Japanese yen, not in euros. US डॉलर में जो इशू हो रहा होगा, चाहे जापान में हो रहा हो, चाहे कनाडा में हो रहा हो, उसे हम यूरो बॉन्ड कहेंगे। जैसे कि पाकिस्तान ने जो इशू किए होते हैं वो यूजुअली यूरो बॉन्ड होते हैं, कि हमने डॉलर में बॉन्ड इशू किया हुआ होता है आगे, लेकिन हमारी करेंसी तो पाकिस्तानी रुपीज है, लेकिन हमने बॉन्ड डॉलर में, यही वो वजह है कि जो हमारा, हमने लिया 100 रुपए और बाद में 200 रुपए के हिसाब से वापस पेमेंट करनी पड़ जाती है। देन कम्स फॉरेन बॉन्ड, ये यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में हो जाती है आपस में, इसलिए मैं जरा क्लियरली आपको बता रहा हूँ। यूरो बॉन्ड वो है जो कि किसी भी कंट्री में इशू हुआ है, उसकी अपनी करेंसी की जगह यूएस डॉलर्स के अंदर। ठीक है, फॉरेन बॉन्ड क्या है? अगर बॉन्ड का मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही होता है, आमतौर पर ये तमाम बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये कंपनी करे, ये कॉरपोरेशन करे, ये गवर्नमेंट करे, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है, लेट्स से अगर यूएसए बॉन्ड इशू करता है यूके के अंदर, लंदन के अंदर, इन पाउंड्स, या फिर जर्मनी के अंदर इन यूरोज, दैट वुड बी फॉरेन बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड वो जो कोई भी कंट्री इशू करे किसी और कंट्री के अंदर इन यूएस डॉलर्स, और फॉरेन बॉन्ड्स वो जो कोई कंट्री किसी और कंट्री में इशू करे इन दैट कंट्रीज करेंसी जहां पर इशू हो रहा है। तो येन में इशू कर दे जापान के अंदर, ठीक है, चाइना के अंदर चाइनीज युआन के अंदर इशू कर दे, जर्मनी के अंदर यूरो में इशू कर दे, कनाडा में कैनेडियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, दैट वुड बी अ फॉरेन बॉन्ड। आई होप दिस वाज क्लियर। इसमें कंफ्यूजन ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि दे आर क्वाइट सिमिलर मे बी। So US issuing a bond in London in US dollars, it's euro bond or foreign bond. दोबारा एग्जांपल देता हूँ, USA issuing bonds in London in US dollars, is it a euro bond or a foreign bond? USA issuing bonds in London in US dollars, ये euro bond है, and USA issuing bonds in London in pounds, ये foreign bond है। Then comes in sovereign bonds. Sovereign bond is usually a bond issued by a foreign government, ठीक है, usually in a foreign country, जैसे कि, और उसकी फॉरेन करेंसी के अंदर भी हो रहा होगा, और ये यूजुअली यूएस डॉलर में हो रहा होता है, ठीक है, आउटसाइड द होम कंट्री। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें?
सऊदी अरेबिया यूजुअली ये करता है कि वो यूएस डॉलर, क्योंकि उनका जितना पेट्रोल है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा था, तो सऊदी अरेबिया ने जब बॉन्ड इशू करने होते हैं तो वो यूएस डॉलर्स में बॉन्ड इशू करता है, लेकिन इशू कहां पर करता है, लंदन में जाकर। तो इसे हम कहेंगे सॉवरेन बॉन्ड। एक गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया किसी दूसरी कंट्री में जाकर और करेंसी किसी तीसरी कंट्री की यूज कर ली है, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉवरेन बॉन्ड। डोंट वरी, इसकी ज्यादा आपको डिटेल में जाननी नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दूं।